नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाजार दर्शन पाठ से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण कहें तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और यह पाठ सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और वीडियो के अंत में अपने मन की बात आपको बताएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बाजार दर्शन पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे। 4 या 5 प्रश्नों को मैंने चुना है जिनके आने की पूरी संभावना है और किस प्रश्न के आने की कितनी % संभावना है ये भी बताएंगे। और अगर आप इस पाठ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रतिपाद्य क्या है। तो प्रतिपाद्य का मतलब है प्रतिपादित करना, क्या स्थापित करना। मतलब बाजार दर्शन पाठ में जैनेंद्र कुमार ने क्या प्रतिपादित किया है, कौन सी बात स्थापित की है या क्या बात कही है, किस मत की स्थापना किया है, वही यहां पर हम बताएंगे। अब प्रश्न के हिसाब से हम देखेंगे तो यह प्रश्न 60% इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। लेकिन अगर जो इसमें मैटर में दूंगा, जो तथ्य दूंगा, उस हिसाब से देखेंगे तो यह प्रश्न 100% से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे मैं बताता चलूंगा। जैसे फिर से मैं प्रश्न पर लौटता हूं। प्रश्न क्या है, उसके बाद उत्तर। प्रश्न क्या है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अर्थात बाजार दर्शन में जैनेंद्र ने क्या प्रतिपादित किया है। तो पहला बिंदु, उनके इस निबंध में गहन वैचारिकता है और साहित्य के लालित्य का अद्भुत संयोग है। अब इस तथ्य से एक प्रश्न बनता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। क्या प्रश्न बनता है कि बाजार दर्शन निबंध किस प्रकार का है। इस प्रश्न का उत्तर यही है। क्या उत्तर है, बाजार दर्शन पाठ जो है वो निबंध किस प्रकार का है। बाजार दर्शन निबंध किस प्रकार का है, उसमें गहन वैचारिकता और साहित्य के लालित्य का अद्भुत संयोग है। मैंने आपसे पहले कहा कि प्रश्न के हिसाब से एक ही प्रश्न है, लेकिन जो उत्तर में मैं आपको मैटर यहां दूंगा वहां से कई प्रश्न बनेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मैटर को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा बिंदु मैं बताता हूं, यह पाठ कई दशकों पूर्व लिखा गया है। दशक का मतलब 10 साल, अर्थात 40-50 साल पहले लिखा गया है। कई दशकों पूर्व लिखा होने के बावजूद यह आज भी बाजारवाद को और उपभोक्तावाद को पूरी तरह स्पष्ट करता है। और मैं तो यह कहूंगा कि आज ये ज्यादा प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में बाजार घुस गया है, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे हमारे रिश्ते हैं। हर चीज बाजार निर्धारित कर रही, बाजार से तय होता है, इसलिए आज ज्यादा प्रासंगिक है। लेखक ने अपने परिचितों और मित्रों के माध्यम से यह बताया है कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना दास कैसे बना लेती है। इस पाठ में बताया गया है। अगला बिंदु यह है कि अगर आवश्यकताओं को समझकर हम उसका बाजार का उचित उपयोग करेंगे तो हम सही मायने में उसका लाभ उठा पाएंगे। जबकि इसके विपरीत अगर हम इसकी चमक दमक में फंस गए तो असंतोषी होकर तृष्णा और ईर्ष्या का शिकार हो जाएंगे। और इसी बात को समझाने के लिए लेखक ने अनेक उदाहरणों का सहारा लिया है, अनेक उदाहरणों से समझाया है। लेखक इस पाठ में यह कहता है कि इस तरह का बाजार मायावी है, सरासर औंधा है और ऐसे अर्थशास्त्र को जो इस तरह के बाजार का समर्थन करता है उसे लेखक अनीति शास्त्र कहता है। अगला प्रश्न लेते हैं, बाजार के जादू के चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, मैं कहूंगा कि बार बार आया है। और इस प्रश्न को हम कहेंगे कि 100% से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मैं 100 में 100 मार्क्स दूंगा। तो इसलिए आप इस प्रश्न को बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं
कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, और न केवल ये बताएंगे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा बड़े रोचक तरीके से। प्रश्न क्या है? बाजार के जादू के चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बाजार का जादू चढ़ेगा, फिर उसके बाद उतारेंगे और फिर बताएंगे प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम बाजार का जादू चढ़ाते हैं आपके ऊपर। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है, और जब आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है तो उसी आकर्षण के कारण मनुष्य सजी धजी चीजों की जरूरत ना होने पर उनको खरीदने को लालायित हो जाता है, ललचा उठता है, और जब लालायित हो जाता है तो इसी मोह जाल में फंसकर गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेता है। ये जादू चढ़ गया, तेरा जादू चल गया। अब जादू उतार रहा हूं मैं। कैसे उतरता है जरा देखिएगा। जब जादू उतरा तो कुछ समय बाद वही चीजें घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती हैं, जिसे आपने बहुत महत्वपूर्ण समझा, बहुत जरूरी समझा और खरीद लिया। जब जादू उतरा तो लगा कि बेकार है, घर के किसी कोने में पड़ी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ट्रेडमिल है, जो दौड़ने के लिए आप लोग ले आते हैं। जोश में आके खरीद लिए, बाद में कुछ दिन बाद जोश उतर गया, घर के कोने में पड़ी है, उस पर अंडरवियर सूख रहा है, तौलिया सूख रहा है, चादर सूख रही, मतलब घर का कूड़ा कबाड़ रखना शुरू कर देते हैं आप, किनारे हो जाता है। तो ये होता है, जिन्हें आराम के लिए लाया जिन चीजों को, वही चीजें जीना हराम कर देती हैं। इस बात पर आपको एक शायरी सुनाता हूं। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। तो जिन्हें आप आराम के लिए लाए थे, जिन चीजों को सोच रहे थे कि हमारे लिए आराम पैदा करेंगी, वही आपका जीना हराम कर देती हैं और हमारे आराम में खलल डालती हैं। ऐसा क्यों होता है? जादू के प्रभाव में आकर के, बाजार के जादू के प्रभाव में आकर हम उन्हें खरीद लेते हैं और जादू उतरता है तो लगता है कि बेकार। अगला प्रश्न लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं 80% इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से 80% इंपॉर्टेंट है। मतलब इस प्रश्न के आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की 80% संभावना है। तो प्रश्न क्या है? कौन लोग ना बाजार से सच्चा लाभ ले पाते हैं और ना ही बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं, वह कैसे बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं? यह प्रश्न है। इसी प्रश्न को कई तरह से पूछा जाता है। अब उत्तर, लेखक के अनुसार जिन्हें अपनी जरूरतों का पता नहीं होता, वह लोग अपनी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर के आधार पर, परचेजिंग पावर के दम पर वस्तुएं खरीदते हैं, और ऐसे लोग ना तो बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं और ना ही उसे सच्चा लाभ दे पाते हैं। ऐसे लोग अपने धन के बल पर बाजार में छल कपट को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ता है, और ऐसे लोग अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। समझ में आया? लेखक यहां पे यही कहना चाह रहा है कि जिन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज की जरूरत है, तो वो खरीदारी कैसे करते हैं? अपने परचेजिंग पावर के दम पर, अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं करते हैं, अपनी क्रय शक्ति के हिसाब से करते हैं। और ऐसे लोग ना तो बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं, ना बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं, बल्कि वह बाजार को एक विनाशक शक्ति देते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, जिसके आपकी बोर्ड परीक्षा में 70% आने की संभावना है, 70% आने की संभावना है। प्रश्न क्या है? पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जाता है? आसान शब्दों में कहें तो कोठी कार बंगला खरीदकर, नंबर 1, और दूसरा पैसे को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और पैसे को जुड़ा हुआ देखकर खुश हो जाओ, खुश होते रहो। दो ही तरह के लोग मुख्य रूप से दुनिया में होते हैं। एक क्या होते हैं? पैसे से जो सो खरीदते रहेंगे, खाली अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, तुम्हारे पास क्या है।
और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को जोड़ जोड़ के रखते जाते हैं और पैसे को जुड़ा हुआ देख करके, रखा देख इकट्ठा, उन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़ी तसल्ली होती है। लेखक ने इस बात को समझाने के लिए अपने दो मित्रों का उदाहरण दिया है। चूंकि यहां प्रश्न पूछा गया है किन दो रूपों का, तो हम दो ही बताएंगे, लेकिन तीसरा प्रकार चूरन वाले भगत जी हैं, जिनके बारे में आपको मैंने पढ़ाया है वीडियो में। वो ये है कि वो बाजार से वही चीज़ खरीदते हैं जो जरूरी है, अनावश्यक चीज़ नहीं खरीदते हैं, और ना पैसे को जोड़ने में ही बहुत विश्वास रखते हैं। जितना ज़रूरत है उतना करते जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आपको लिखना है? पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जाता है? नंबर 1 कोठी कार बंगला खरीद कर, और दूसरा पैसे को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और पैसे को जुड़ा हुआ देखकर खुश होते रहो। अगला प्रश्न मैं लेता हूं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को समझाइए। प्रश्न क्या है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को समझाना है। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं 100% कहता हूं, अर्थात इसकी आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है, 100% संभावना है, 100% संभावना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है, घूम फिर कर आता ही रहता है। तो प्रश्न क्या था? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति समझाना है। अब हम आपको पहले बताते हैं कि व्यंग शक्ति क्या है, व्यंग क्या है। दरअसल व्यंग शक्ति क्या होती है? हम किसी पर व्यंग करके शब्दों से, अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के व्यंग का मतलब यह है कि हम व्यंग करके किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को ऊंचा दिखाते हैं, किसी को श्रेष्ठ दिखाते हैं और किसी को हीन दिखाते हैं, किसी को सुपर दिखाते हैं और किसी को फ्लॉप दिखाते हैं, किसी को हीरो दिखाते हैं, किसी को जीरो दिखाते हैं। यही बात पैसे की व्यंग शक्ति में है। तो पैसे की अब हम उत्तर बता रहे हैं कि लिखेंगे कैसे। ये तो समझाने के लिए सारी बातें बताई मैंने। पैसे की व्यंग शक्ति का आशय है कि पैसे के आधार पर स्वयं को हीन या श्रेष्ठ समझना, अर्थात पैसे के आधार पर खुद को कमतर या बेहतर समझना। कमतर भी समझते हैं, बेहतर भी समझते हैं, श्रेष्ठ भी समझते हैं, हीन भी समझते हैं। श्रेष्ठ और हीन हिंदी का शब्द है, कमतर और बेहतर उर्दू का शब्द, दोनों का मतलब एक ही है। तो पैसे की व्यंग शक्ति क्या है? पैसे के आधार पर हम स्वयं को हीन समझते हैं या श्रेष्ठ समझते हैं। कैसे? आपको उदाहरण के माध्यम से आगे बता रहा हूं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? पैसा ही हीनता या श्रेष्ठता का एहसास कराता है, अर्थात पैसा ही हमें कमतर और बेहतर होने का एहसास कराता है, अच्छा और बुरा होने का, श्रेष्ठ और हीन होने का एहसास कराता है। कैसे? जैसे आपकी किताब में एक एग्जाम्पल है मोटर कार वाला, कि बगल से कोई मोटर कार गुजर गई, तो मोटर कार बगल से तो गुजरी, लेकिन आपको लगता है कि आपके कलेजे को चीरती हुई निकल गई, और तब आपको बहुत दुख होता है कि बाप रे बाप, ये मोटर। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने दोनों उंगली दिखाया, कहा कि देखो आंख फैला के, ये जो जा रही है इसको मोटर कार कहते हैं और तुम्हारे पास नहीं है। और उस समय आपको लगता है कि यही माँ बाप मिले थे मुझे पैदा होने के लिए, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ, क्यों ना मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुआ। पल भर में आप अपनों के प्रति, अपने सगों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, अर्थात जिनका एहसान मानना चाहिए उनके प्रति आप एहसान फरामोश हो जाते हैं कि बाप रे बाप, यही माँ बाप मिले थे पैदा होने के लिए, काश मैं भी मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा होता, काश मैं भी मोटर वालों के यहाँ पैदा होता। क्यों? वो जो मोटर कार बगल से गुजर गई, उसने आपको एहसास दिला दिया कि आप हीन हो, ये जो गुजरी इसको मोटर कहते हो, तुम्हारे पास नहीं है, आपको कमी का एहसास दिलाया। ये है पैसे की व्यंग शक्ति। और हम अक्सर देखते हैं आज की तारीख में हम हर चीज़ का आकलन पैसे से करते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप कितना भी बेवकूफ़ हैं आपको सब बुद्धिमान कहेंगे, और आपके पास पैसे नहीं, आप कितना भी बुद्धिमान आपको लोग बेवकूफ़ ही कहेंगे। पैसे को हम सफलता और असफलता का मापदंड मानते हैं। पैसा होना चाहिए, चाहे जैसे पैसा कमाओ, पैसा है तो सफल है, नहीं है तो असफल है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये है पैसे की व्यंग शक्ति। वो आपको एहसास दिला देती है कि आप हैं क्या,
यही है पैसे की व्यंजक। लिखने के लिए जो 2-3 पॉइंट है यही लिखेंगे, लेकिन समझाना मेरा काम था। अब अगला सवाल हम ले रहे हैं कि खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है, इससे बाजार कैसे प्रभावित होता है। प्रश्न क्या है? खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है, इससे बाजार कैसे प्रभावित होता है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इसके आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की 80% संभावना है। अब हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। खाली मन का आशय है कि मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा ना होना या वस्तु की आवश्यकता ही ना होना। क्या मतलब? खाली मन का आशय क्या है कि आपके मन में किसी निश्चित वस्तु के खरीदने की इच्छा ना होना या वस्तु की जरूरत ही ना होना है, परंतु जेब भरी होने पर लोग आकर्षणवश बाजार के माया जाल में फंस करके वस्तुएं खरीद लेते हैं और इस तरह से वह बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से आएंगे, मैंने बता दिया। प्रश्न तो बहुत हैं, बहुत आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो विस्तृत प्रश्न आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा आपका रिस्पांस देख करके। मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में आपसे दिल की बात करूंगा, मन की बात करूंगा। तो आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। किस बात के लिए? आप सबने हमें 1K बना दिया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हमारे वीडियो में 1.1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन एक शिकायत भी है। क्या है? सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक गाना याद आता है, जिस तरह से आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, वो है नहीं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप लोग हमारे चैनल को इतना बढ़ा देंगे कि इतनी ऊंचाइयों पर होगा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, लोग भी कल्पना नहीं कर सकते। तो आपका प्यार ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहे, मिलता रहे और हद से गुजर जाए, ये हम कामना करते हैं। एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है दुनिया में। जैसे माली चाहे सैकड़ों घड़े सींचे, लेकिन फल ऋतु आने पर, सीजन आने पर ही लगता है। तो हमें आपसे शिकायत भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाएं या तेजी से बढ़ाएं, चैनल आपका है, हम आपके हैं और हम आपके प्यार के आकांक्षी हैं, आपकी प्यार की चाहत है। बस 2 बातें थी जो मेरे दिल में थी, मैंने आपसे कह दिया। 1K सब्सक्राइबर के लिए फिर से आपको धन्यवाद और धीरे धीरे या तेजी से बढ़ाते रहिए अपने प्यार को और हद से गुजर जाइए। ये चैनल भी हद से गुजर जाए, बड़ी ऊंचाइयों को छुए और हम आपकी इस चैनल के माध्यम से सेवा करते रहें, हिंदी की सेवा करते रहें, माँ भारती की सेवा करते रहें। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, किसी को भी अपनी पेट नहीं दिखाई पड़ती। आपका सुझाव आपके कमेंट के माध्यम से मिलेगा तो हम अपने में सुधार भी लाएंगे।